ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर में हमें पॉइजन्स रेशो, जिसको पॉइजन्स रेशो भी क्या कहा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। क्या होता है पॉइजन्स रेशो, एक एक पूरा डिटेल उसकी जानकारी लेकर हम अभी पढ़ते हैं उसे। ठीक है। ये साइंटिस्ट है सीमोन डेनिस पोजॉन। इन्होंने ये चीज़ बोली थी। क्या चीज़ बोली थी, पहले इनका फोटो में क्रॉप कर लूँ। ये बोलते थे कि अगर तुम किसी चीज़ को इलोंगेट करते हो, किसी चीज़ को नहीं, किसी इलास्टिक मटेरियल को तुम इलोंगेट करते हो, तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन उसकी विड्थ कम हो जाएगी। ये हम इन्होंने सोचा और हमने भी कहा कि एक दो डायग्राम यहाँ पे दिखा देते हैं बच्चों को, ताकि हमें उसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। ये कंसिडर करो कि मेरे पास एक इलास्टिक बॉडी है, ये इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने। अब मैं इसे थोड़ी देर में फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, इसको मैंने बाहर की तरफ ऐसा फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाने से क्या होगा, ये इलोंगेट होगी अलोंग दिस डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में इलोंगेट होगी। डायग्राम 2 हमें वो बता रही है, देखें यहाँ पे। सो डायग्राम 2 में हमने देखा कि जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया ये इलोंगेट हो गई। इलोंगेट होने के साथ साथ इसका क्या हो गया, जब ये इलोंगेट हो रही है, इलोंगेट होने के साथ साथ क्या तुम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख सकते हो, क्या वो कम हो गया या बढ़ गया। ये इनिशियली ऐसा था, ये वाली सिचुएशन ये ट्रांसपेरेंट डायग्राम से दिखाई है। जब मैंने फोर्स लगाया उसकी लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का वो जो लैटरल डायरेक्शन का जो उसकी विड्थ हम कह सकते हैं, वो विड्थ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। मतलब कि लेंथ बढ़ाने से उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो डायमेंशंस होती है, यहाँ पे वो अगर हम विड्थ मानते हैं उसे, वो कम हो जाती है। तो इसका कुछ रिलेशन हो सकता है क्या, तुम बहुत ज़्यादा खींचते हो इसे तो तुम्हारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की विड्थ कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा घट जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी विड्थ घट जाएगी, हम ऐसा कहेंगे। तो ये रेशो जो इन्होंने बोला है इसके रिगार्डिंग, उसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशो। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशो को कुछ फॉर्मूला होगा, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा, तो एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो उसको हम जनरली एप्सिलॉन ये लेटर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे वो पहला पॉइंट लिख देता हूँ, डिफरेंट कलर से वो पहला पॉइंट हम लिख देते हैं कि पॉइजन्स रेशो क्या है, फिर ढेर सारे उसके ऊपर की बातें हमें करनी है। पॉइजन्स रेशियो एपेस्टोपियस, क्योंकि इसका नाम ओजोन था। ठीक है, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन से इसे दिखाते हैं, जो स्ट्रेन वाला एप्सिलॉन है ना उससे दिखाते हैं। कोई लोग उसे सिग्मा से दिखाते हैं, इसका कोई ऐसा रिकमेंडेड ऐसा कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब ये कोई दो स्ट्रेन का रेशो है। पॉइजन्स रेशो किसका रेशो है, स्ट्रेन क्वांटिटी का रेशो है। कैसे, ऊपर में लैटरल स्ट्रेन, नीचे में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर वाला तो एग्जांपल है ही, लेकिन इस फॉर्मूला को जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे और एक डायग्राम निकालता हूँ। यहाँ पे हम एक छोटा सा सिलेंडर लेते हैं। ये मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ये इतना सिलेंडर है, राइट। ये रहा सिलेंडर, ओरिजिनली वो ऐसा दिखता था। ठीक है, हमने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाया, खींचा इसको। तो खींचने के बाद इसका पोजीशन में क्या फ़र्क आया, या इसके ज्योमेट्री में क्या फ़र्क आया। पहले इसकी रेडियस आर थी भैया, इसकी पहले रेडियस थी आर और इसकी लेंथ थी एल। ठीक है, इसको मैंने कुछ फोर्स लगाया, इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया, खींचा इसको यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमने थोड़ी देर बाद देखा कि इसका जो शेप एंड साइज़ है वो कुछ थोड़ा चेंज हो गया। ये छोटा सा हो गया था और उसकी लेंथ जो है वो लेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो इसकी लेंथ कंसिडर करते हैं कि डेल्टा एल से बढ़ गई। इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल अमाउंट से बढ़ गई। मुझे बताओ इसकी रेडियस बढ़ गई या कम हो गई जब मैंने इसको खींचा, क्या लगता है तुम्हें, इसकी रेडियस बढ़ गई या कम हो गई। कम हो गई। कम हो गई सब। यस, तो हम इसको मानते हैं कि इसकी रेडियस जो है ना वो रेडियस हो गई डेल्टा आर अमाउंट से कम, डेल्टा आर से कम हो गई। अच्छा, मतलब लेंथ बढ़ जाती है और रेडियस कम हो जाती है। ये नॉर्मली भी हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं किसी मटेरियल को। जैसे कि ये डायग्राम के ऊपर वापस जाते हैं, हमने इसको खींचा, उसकी लेंथ बढ़ गई और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या उसकी जो विड्थ है वो कम हो गई, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये क्लियर नहीं तो ये बेटर रहेगा ये। तो पॉइजन्स ने कहा कि अगर इस सिचुएशन को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे
पॉइजन्स रेशो, उसने खुद का ही नाम दे दिया उस रेशो को। क्या रेशो है उसका? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूड। अभी ये लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन ये होता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, मैं कौन से डायरेक्शन में खींच रहा हूँ? इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लैटरल साइड कहते हैं। अभी यहाँ पे लैटरल साइड क्या होगी? ये लेंथ इज लॉन्गिट्यूडिनल साइड, मतलब अलोंग द लेंथ मैंने फोर्स लगाया, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हो गया। लैटरल डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला जो डायमेंशंस अगर चेंज होते हैं इस दिशा में, इस दिशा में कौन है? रेडियस है, तो रेडियस इज लैटरल डायमेंशन एंड अलोंग द लेंथ में जो लगा रहा हूँ ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम कहेंगे इट इज, क्या लिखा था यहाँ पे? लैटरल, लैटरल डायरेक्शन। लैटरल डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आता है और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आता है, उसका जो रेशो है उसको हम कहेंगे पॉइजन्स रेशो। थोड़ा मैं क्लैरिटी दे दूँ इसके ऊपर। यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन क्या होगा भाई? हमने फोर्स कहाँ लगाया है? मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ये डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा मेंशन कर दूँ तुम लोगों के लिए, तो मुझे एक पहले तो कलर सिलेक्ट करने दो। तो ये वाला, इसमें कलर चाहिए मुझे, ये ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, बोलना सही नहीं रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहेंगे इसको, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही मैं क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ, और वहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। टेक्निकल टर्म से थोड़ी समझ लो। और उसके परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है उसको क्या कहेंगे भाई? हम इसको कहेंगे लैटरल एक्सिस। ऊपर के डायरेक्शन में मुझे बता सकते हो? तो ये वाला जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया ये क्या होगा उसका? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं उसको हम कहेंगे लैटरल एक्सिस, लैटरल एक्सिस, ठीक है। इतना इजी है, ठीक है। फॉर्मूला में है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली सबको पता है। व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? लैटरल एक्सिस के अलोंग रेडियस। सो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस इज लैटरल स्ट्रेन। सो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस इज अ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होगा? अलोंग दिस डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है? लेंथ चेंज हो रही है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो डेल्टा एल अपॉन एल हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये रहा हमारा पॉइजन्स रेशो। इसके साथ हम एक निगेटिव साइन देते हैं, निगेटिव साइन देते हैं। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जनरली पॉइजन्स रेशो पॉजिटिव होता है, पॉइजन्स रेशो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। चेंज इन लेंथ ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये टर्म पॉजिटिव है। डेल्टा आर बाय आर रेडियस रिड्यूस हो रही है, मतलब ये पूरी टर्म कैसी है? निगेटिव है। सो इस निगेटिव टर्म को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने और एक निगेटिव लगा दिया ताकि पॉइजन्स रेशो हमें पॉजिटिव मिले, ठीक है। एक डायमेंशन बढ़ता है, एक डायमेंशन कम होता है, तो ये कम होता है तो ये निगेटिव साइन दे देगा। उसके निगेटिव साइन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने इक्वेशन में एक निगेटिव साइन दे दिया। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ती है और ये क्वांटिटी घटती है, इसलिए हम निगेटिव साइन देते हैं। उसका एक्चुअल रीज़न ये होता है कि ये डायमेंशन कम हो जाता है, जैसा कि देख सकते हैं रेडियस कम हो गई, रेडियस कम हो गई मतलब वो डायमेंशन घट गया, तो इसलिए हम इसको निगेटिव से इंडिकेट करते हैं। लेकिन पॉइजन्स रेशो जनरली पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है वो एक्सपेरिमेंटल बेस के, लेकिन जब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे पॉइजन्स रेशो पॉजिटिव होता है, ये टर्म से थोड़ा निगेटिव आ जाती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक्स्ट्रा निगेटिव साइन या इसके ऊपर दे देते हैं, ठीक है। सो पॉइजन्स रेशो हो गया लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, दो तीन बातें इसके बारे में और जानकारी लेते, तो मुझे दो चार डायग्राम और निकालने दो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। ये जो आइसोट्रोपिक मैंने लिखा है, कोई समझता है कि आइसोट्रोपिक का मतलब? ये प्रॉपर्टी जब मटेरियल को हम डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री में भी होगा तुम लोगों को शायद से, ये आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम।
ट्रॉपिकल मतलब उसके हर एक रीजन में, ठीक है, हर एक रीजन में सेम प्रॉपर्टी है इसकी। क्या मतलब हुआ सर? आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब उसका हर एक सेगमेंट की, हर एक पोर्शन की, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है। जैसे कि मेटल, ठीक है, आयरन लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि मैंने आयरन लिया, ठीक है, और मैंने वुड लिया, तो आयरन को काटो, सिमेट्रिकली कोई भी सेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ सिमिलर मिलेगी मुझे, लेकिन वुड का वैसा नहीं है। वुड के अंदर वो छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं, वुड को अगर थोड़ा सा काट के तुम देखोगे, छोटे छोटे फ्लेक्स उसके अंदर होते हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन आयरन के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो यूनिफॉर्मली ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो तुम भैया ससुरा पॉइजन्स रेशो का तुम फॉर्मूला लगाते हो, वो कौन से मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है? आइसोट्रोपिक, दूसरा होता है अनिसोट्रोपिक, और तीसरा कुछ ऑप्शन दे देंगे और चौथा कुछ ऑप्शन दे देंगे, तो कौन सा सही ऑप्शन टिक करोगे तुम? आइसोट्रोपिक, ठीक है। जनरली ये पॉइजन्स रेशो वैलिड है आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, ठीक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल का मीनिंग क्या होता है? जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इट्स ऑल डायरेक्शन, मतलब यहाँ से खींचोगे तो सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, या तुम कहोगे कि मैं इधर से भी खींच लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जब खींचोगे तुम, यहाँ से जब खींचोगे तो इलोंगेशन ज़्यादा मिलेगा, और इस ऊपर डायरेक्शन से अगर खींचोगे तो इलोंगेशन कम मिलेगा, वैसा नहीं होगा। सिमिलर इलोंगेशन होगा अगर यहाँ से खींच रहे हो बॉडी को, या यहाँ से तुम इसको इलोंगेट कर रहे हो, तो इसको कहते हैं कि ये इस टाइप का नेचर, उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि तुम जो फोर्स लगा रहे हो, जिस बॉडी के ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स तुम विद इन इलास्टिक लिमिट लगाना चाहिए। वो फोर्स कैसा लगाना चाहिए? विद इन इलास्टिक लिमिट लगाना चाहिए। तो वो दोनों पॉइंट्स हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है। पोजॉन्स रेशो इज वैलिड ओनली फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। दूसरा, पॉइजन्स रेशियो is valid only when forces are applied within इलास्टिक लिमिट। क्योंकि हम लोगों को पता है इलास्टिक लिमिट के बाहर मटेरियल अलग सा बिहेव करता है, कभी प्लास्टिक रीजन में कभी स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप होगा, कभी वो टूट ही जाएगा बीच में। तो ये खैर दो हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो कभी पूछ सकते हैं तो पूछ लेंगे, ठीक है। अभी इसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, तो हमारे पास उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, तो इसको हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ इसकी वैल्यूज़ होती है कि पॉइजन्स रेशो कितना होता है। तो मैक्सिमम पॉइजन्स रेशो देखा गया वो 0.5 होता है, मिनिमम कितना होता है वो -1 होता है, ठीक है। क्या मतलब है? थेरोटिकली पॉइजन्स रेशो की जो वैल्यूज़ होती है बताऊंगा, पहले देख लो, सुन लो सभी बातें अच्छे से। पॉइजन्स रेशो की वैल्यू -1 भी हो सकती है और 0.5, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। -0.3 भी हो सकती है, -0.2 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से टाइप का तुम मटेरियल ले रहे हो। जनरली एंड मोस्ट ऑफ द मटेरियल की पॉइजन्स रेशो की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है, ठीक है। कोई एग्जांपल लेंगे तो उसके अंदर से एक बेटर क्लैरिटी हमें मिलेगी। तो इसके ऊपर से हम पहला पॉइंट इधर लिख लेंगे, पॉइजन्स रेशो, रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशो ऐसा लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशो, ऑफ के लिए थोड़ी जगह और, रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशो, ठीक है। तो दो प्रकार के हम इसकी रेंज दिखाते हैं। पहले तो है थेरोटिकली पॉइजन्स रेशो की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर वो 0.5 के बीच में लाई करती है, ठीक है। और दूसरी प्रैक्टिकली पॉइजन्स रेशो की वैल्यू 0 से लेकर 0.5 के बीच में होती है, ठीक है। 0.5 भी हो सकती है यहाँ पे, इसलिए ग्रेटर और इक्वल टू का साइन भी दे देना। तो इतनी होती है वैल्यू।
क्या है सर मतलब? हम एक और डायग्राम यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे 3 सिचुएशन हमने ड्रॉ की है, इसको थोड़ा और क्रॉप कर देते हैं हम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई मटेरियल है, उसकी वैल्यू 0 और 1/2 मतलब 0.5 के बीच में है। कोई वैल्यू है, कोई मटेरियल है, सॉरी वैल्यू नहीं, कोई मटेरियल है, उसकी वैल्यू 0 से 1/2 या 0.5 के बीच में है, तो वो कैसा बिहेव करेगा? मतलब उसका पॉइजन रेशो 0 और 0.5 के बीच में है, तो मतलब क्या है? थोड़ा समझ में तो आना चाहिए कि कैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब है अगर हम उसको इलोंगेट कर देंगे, उसको हम इलोंगेट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। पहले इतना था, ओरिजिनली बॉडी इतनी थी, देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ, बॉडी इतनी थी, ऐसी दिखती थी, उसका शेप ऐसा था। जिसको मैंने फोर्स लगाया तो वो ऐसा दिखने लगा, मतलब उसकी लेंथ बढ़ गई और उसका जो लैटरल डायमेंशन है वो कम हो गया नेचुरली। यही तो मैंने पढ़ाया था अभी तक। तो वो मटेरियल का पॉइजन रेशो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से लेकर 0.5 के बीच में लाई करेगा। तो हम 0 इंक्लूड नहीं करते, 0 के लिए हमने दूसरी केस बना दी है। तो यहाँ पे 0 बना देंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरी केस दिखाते हैं। पॉइजन्स रेशो, इन्होंने सिंबल देखो क्या यूज़ किया, म्यू सिंबल यूज़ किया। हमने पॉइजन्स रेशो दिखाने के लिए क्या सिंबल यूज़ किया? एप्सिलॉन सिंबल यूज़ किया। तो हर एक बुक में सिंबल अलग हो सकता है, उसकी चिंता ना करें हम। अगर पॉइजन्स रेशो की वैल्यू 0, इसका क्या मतलब है? पॉइजन्स रेशो की वैल्यू 0 है, इसका क्या मतलब है कि अगर ये मटेरियल देखो पहले ऐसा था, पहले ऐसा दिखता था, ठीक है, इसको जब मैंने खींचा तो उसकी लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन वो जो उसका रेडियस या कोई क्रॉस सेक्शनल का डायमेंशन है वो ना घटा ना बढ़ा। अरे बाप रे, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ सर। इसका तो एग्जांपल हम समझ सकते हैं, रबर वगैरह कोई भी नॉर्मल सी चीज़ ले लो, उसको इलोंगेट करोगे तो लेंथ बढ़ती है और क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है। लेकिन ये पॉइजन्स रेशो 0 है, उसका मतलब ऐसा है कि कोई मटेरियल को अगर हम खींचते हैं तो वो खींचा जाएगा, लेकिन उसका जो लैटरल डायमेंशन है, परपेंडिकुलर डायमेंशन है, वो ना कम होगा ना बढ़ेगा। ऐसा मटेरियल होता है। जो वाइन की बॉटल या शैम्पेन की बॉटल्स होती है उसके अंदर एक कॉर्क यूज़ होता है, उसका फ़ोटो नहीं डाला क्या मैंने? 1 मिनट में कॉपी करके यहाँ पे फ़ोटो दिखा देता हूँ उसका, गिव मी अ सेकेंड। ये रहा उसका फ़ोटो और उसका एक्सप्लेनेशन भी तुम लोगों को मैं दे देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास ये दारू की बोतल, वो जिसको वाइन या शैम्पेन में होता है बेसिकली। कहाँ गई? ये यहाँ पे रही, ठीक है। तो ये देखो, ये कोई वाइन की बोतल है, उसके ऊपर ये लकड़ी का ढक्कन क्यों लगाया होता है, आज तुम्हें उसका रीज़न पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वाइन बेसिकली वो स्टोर करके रखते हैं, उनको 10-10, 15-15 साल तक स्टोर करके रखना होता है, और उसके अंदर का जो वाइन है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, इसलिए वो मेटल वगैरह यूज़ नहीं करते। और दूसरा रीज़न, ये इसको कहते हैं कॉर्क। इसको क्या कहते हैं? इस मटेरियल को कहते हैं कॉर्क, ठीक है। इसका पॉइजन्स रेशो होता है 0, ठीक है। जब इस बॉटल के अंदर, इस बॉटल का जो ओपनिंग है इसके अंदर हम कॉर्क को फंसा देते हैं, इसको फंसा देते हैं, तो ये जो दीवार है, इसकी दीवार, उसको फोर्स लगा सकती है और उसका डायमेंशन चेंज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कॉर्क यूज़ करने से क्या होता है कि इसको हम अंदर ढकेल देंगे, इसको क्या करेंगे? अंदर ढकेल देंगे, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि मैंने इलोंगेट किया तो परपेंडिकुलर डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है। जब हम इस कॉर्क को इस वाइन बॉटल के अंदर कंप्रेस करेंगे, ऊपर से ठोकेंगे, तो ये कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने से ये कंप्रेस तो हो जाएगा, उसकी ये जो लेंथ ये घट जाएगी, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो बढ़ेगा नहीं। इलोंगेट करने से परपेंडिकुलर डायमेंशन घट जाता है, और उसके काउंटर पार्ट में अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये बल्ज्ड आउट होना चाहिए ऐसा। लेकिन कॉर्क का नेचर ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर डायमेंशन चेंज ही नहीं होता, इसलिए वाइन की बोतल में हम ये कॉर्क यूज़ करते। तुम कहोगे सर अगर हम दूसरा इलास्टिक रबर यूज़ कर ले, तो यहाँ पे इलास्टिक रबर अगर हम यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? हम इसको इलास्टिक रबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर इलास्टिक रबर ये है, ऊपर से हम इसको ठोकते हैं, मतलब कंप्रेसिव फोर्स इसके ऊपर लगेगा। कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो ये अंदर एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, एक्सपांड होने में काफ़ी टाइट हो जाएगा ये। और जब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, अगर रबर यूज़ करते इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये बॉटल में टूट जाएगा। अगर मुझे बताओ, ये रबर अगर मैं यूज़ करता हूँ, जिसको अगर हम यहाँ पे कंप्रेस करके अंदर डाल देते वो एक्सपांड हो जाएगा, और इसको अगर मुझे अभी वाइन पीनी है तो ये बॉटल में से मैं रबर कॉर्क निकालने की कोशिश करूँगा, अगर मैं रबर यूज़ करता हूँ, तो अगर वो बीच में ही टूट गया तो मुझे बॉटल फोड़नी पड़ेगी ना।
So this is the reason why we use a cork material inside this wine bottle. बहुत सारे एप्लीकेशन है, मुझे इतना पता ही, मैंने तुम लोगों को ये बता दिया, ठीक है। क्रिकेट बॉल में भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही मटेरियल यूज़ होता है, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, समझ में आया। फिर तीसरे टाइप का मटेरियल होता है जहाँ पे निगेटिव पॉइजन्स रेशो। अभी निगेटिव पॉइजन्स रेशो भी समझना ज़रूरी है। पहले हमने समझ लिया कि पॉइजन्स रेशो 0 से 0.5 के बीच में है जिसका पॉइजन्स रेशो, वो मटेरियल क्या करते हैं, उसको खींचोगे तो लेंथ बढ़ेगी और परपेंडिकुलर डायमेंशन कम हो जाएगा, और या कंप्रेस करोगे तो लेंथ घटेगी और परपेंडिकुलर डायमेंशन बढ़ जाएगा। पॉइजन्स रेशो जिसका 0 होता है उसका क्या है, तुम खींचोगे तो वो लेंथ सिर्फ बढ़ेगी और उसकी परपेंडिकुलर लेंथ ना घटेगी ना बढ़ेगी, ठीक है। वो वाला पॉइजन्स रेशो, उसका एग्जांपल कॉर्क बॉल, ठीक है। निगेटिव पॉइजन्स रेशो मतलब -1 से 0 के बीच में जो कोई मटेरियल है उनका पॉइजन्स रेशो है, उनको जब हम खींचते हैं तो लेंथ भी बढ़ती है और साथ ही साथ वो जो परपेंडिकुलर डायमेंशंस है या रेडियस है वो भी बढ़ जाती है। मतलब इसके एग्जैक्टली अपोजिट। नेचुरली क्या होता है, नेचुरली मोस्ट ऑफ द मटेरियल उसको इलोंगेट करोगे तो रेडियस कम हो जाएगी, लेकिन जिसका पॉइजन्स रेशो निगेटिव और 0 के बीच में है उनको तुम खींचोगे तो लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी और उसकी रेडियस भी बढ़ जाएगी। ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं, वो एडवांस इंजीनियरिंग में मटेरियल यूज़ करते हैं। ये कुछ डायग्राम जो वो मटेरियल को तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दे कि मान लो ये कोई मटेरियल है, उसका कोई स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, कोई मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, और ये जो ऊपर की डायग्राम है इसको भी थोड़ा क्रॉप किया जाए सर। ये यहाँ पे देखो, ठीक है। ये कोई ऐसा मटेरियल है मान लो, ठीक है। इसको मैं अगर पुश करता हूँ यहाँ से तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हर एक डायमेंशन छोटा हो जाता है, ठीक है। देखो ऊपर से भी छोटा हो गया, यहाँ से दबा रहा हूँ यहाँ से भी छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से खींचने की कोशिश करता हूँ इसे तो ये लेंथ भी इलोंगेट होगी और साथ ही साथ उसका परपेंडिकुलर डायमेंशन भी इलोंगेट होगा। ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं एडवांस इंजीनियरिंग के लिए ये यूज़ करते हैं, लैबोरेटरी में हम बनाते हैं, ज़्यादा वाइडली वो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन वो मटेरियल होते हैं। तो उनका पॉइजन्स रेशो -1 से 0 होता है, जो लेंथ वाइज भी इलोंगेट करेंगे और लैटरल डायमेंशन वाइज भी इलोंगेट करेंगे। ऐसे मटेरियल का पॉइजन्स रेशो -1 से 0 होता है। हमारे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल होते हैं, जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं, उनका पॉइजन्स रेशो 0 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। जो लेंथ बढ़ेगी और उसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन या रेडियस कम हो जाएगी। और ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जिसका पॉइजन्स रेशो 0, इसका मतलब उसको कंप्रेस करोगे तो सिर्फ वही वाला डायरेक्ट डायमेंशन चेंज होगा, उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इस मटेरियल का पॉइजन्स रेशो 0 होता है, उसको कहते हैं कॉर्क, ठीक है। कॉर्क बॉल भी होता है शायद से, बट आई एम नॉट श्योर, आई विल वेरीफाई इट, कि जो क्रिकेट में बॉल यूज़ करते हैं उसके अंदर भी शायद से यही मटेरियल यूज़ होता है। जब हम बॉल को पटकते हैं तो वो कंप्रेस हो जाएगा तो उसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, क्यों बॉल बैट को जब हिट करेगा तो उसके डायमेंशन चेंज होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तब हम इस कॉर्क बॉल का यूज़ करते हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। ओके, और इसके बारे में और क्या जानकारी मिली हमें, फॉर्मूला मिल गया। सबसे पहले इन साहब ने बताया था पॉइजन्स रेशो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा आर बाय आर इन दिस केस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन होता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन को कहते हैं हम लैटरल डायरेक्शन, ठीक है। और इसके दो अजम्पशंस है कि ये पॉइजन्स रेशो आइसोट्रोपिक और इलास्टिक लिमिट में ही अप्लीकेबल है। थेरोटिकली पॉइजन्स रेशो की वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में होती है, और प्रैक्टिकली या मोस्ट ऑफ द मटेरियल की वैल्यू 0 से लेकर 0.5 के बीच में लाई करती है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। एग्जाम्पल, द पॉइजन्स रेशो, पोजॉन्स बोलना चाहिए लेकिन मैं पॉइजन ही बोलूँगा, पॉइजन्स रेशो ऑफ ए मटेरियल इज 0.5, वैल्यू दी है। पॉइजन्स रेशो का कोई यूनिट होगा क्या दोस्तों? कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ क्वांटिटी ऑफ सेम क्वांटिटीज, इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ रेशो, क्वांटिटी बोलना से नहीं होगा, इट इज अ रेशो ऑफ टू रेशोज। लैटरल स्ट्रेन भी एक रेशो ही है ना, स्ट्रेन क्या है, एक रेशो ही है, तो इसको भी कोई यूनिट नहीं है स्ट्रेन को ना, डिनोमिनेटर में इसको कोई यूनिट है, तो पॉइजन्स रेशो को भी कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज जस्ट अ नंबर।
कहाँ से कहाँ रेंज है वो तो देख लिया हमने, -1 से लेकर 0.5 के बीच में वो लाई करता है। द पॉइजनस रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.5 फुल स्टॉप इफ ए फोर्स इज अप्लाइड, अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो मेरे साथ, इज अप्लाइड टू वायर ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है, जिस मटेरियल पॉइजनस रेशो का जो मटेरियल उसकी बात कर रहे हैं उसी के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया इस मटेरियल के ऊपर, तो पाया गया देयर इज ए डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने परसेंट में दिया, बाय 4%, 4% से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। और वो जो मटेरियल था उसका पॉइजनस रेशो कितना गिवन था, 0.5। पूछा है फिर द परसेंटेज, अभी मुझे बताओ, ये आगे लिखने से पहले मुझे तुम एक चीज़ बताओ, बहुत ज़रूरी है, मुझे भी समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया। एक मटेरियल जिसका पॉइजनस रेशो 0.5 है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4% से कम हो रहा है, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? अगर मैं उसकी लेंथ के बारे में पूछ लूँ, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सोच के बताना। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है और जिसका पॉइजनस रेशो 0.5 है, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? टाना ना 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 ना, लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी भाई? तो हम गए पीछे, हमने देखा पॉइजनस रेशो की वैल्यू अगर 0 से 0.5 के बीच में है, अगर तुम उसको खींचते हो लेंथ इंक्रीज होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब लेंथ कैसे होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर पॉइजनस रेशो 0 होता और पूछते परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो हम क्या लिखते, 0। लेकिन ये क्वेश्चन में ये पूछा, मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, तुम लोगों का कन्फ्यूजन फिर दूर कर देता हूँ। द परसेंटेज इंक्रीज in the length, the percentage increase in the length is, 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन ऐसा है, ये इधर पहला ऑप्शन वो दिया है 1%, दूसरा ऑप्शन दिया भाई 2% से, तीसरा ऑप्शन दिया भाई 2.5% से, एंड ऑप्शन डी दिया है 4%। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। डायग्राम मेरे पास ऑलरेडी इसकी है जो मैंने यहाँ पे निकाली थी, वही डायग्राम मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दी थी, लेकिन मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तुम लोग सुनो इसको, हम एक एक लाइन पढ़ के समझते हैं। एक कोई मटेरियल है, ये मान लो कोई ऐसा सिलेंडर है जिसका पॉइजनस रेशो कितना दिया है, इसका पॉइजनस रेशो दिया है 0.5, पॉइजनस रेशो इसका दिया, अच्छा ठीक है। और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ये देखो ये एफ फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो गया, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ भाई, 4% से। फिर बोलते हैं, और हमने देखा 0.5 अगर किसी का पॉइजनस रेशो है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है तो 110% की उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए, और ये पूछ लिया वहाँ से वेरीफाई हो गया। द परसेंटेज इंक्रीज इन दी लेंथ, या कई बार ऐसा लिखते हैं द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ, 1% इंक्रीज, 1%, 2% डिक्रीज, 2.5% इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा पूछ लेते, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला या जो गिवन इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी है उतनी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, और क्या एक्स्ट्रा फिजिक्स मैथ्स लगाना पड़ेगा उसकी भी चर्चा इस क्वेश्चन में हम कर लेंगे। तो पॉइजनस रेशो का हमें फॉर्मूला पता है, ऊपर होता है लैटरल स्ट्रेन। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल था या लैटरल था, तो ऊपर लैटरल है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, लैटरल स्ट्रेन में क्या चेंज हो रहा है भाई, रेडियस चेंज हो रही है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर, और लॉन्गिट्यूड में क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। पॉइजनस रेशो यहाँ पे गिवन है, ये क्वांटिटी गिवन है, कितना है ये 0.5 गिवन है। परसेंटेज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4% घट रहा है, तो रेडियस कितने से घटेगी वो हमें निकालना है, ठीक है। अभी सुनो बात को, हम इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका इंतज़ाम कर रहे हैं,
ठीक है, सुनो स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 हमें क्या गिवन है, गिवन हमें दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, 4% से डिक्रीज हो रहा है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे भाई, उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये दिया है डेल्टा ए बाय ए। डेल्टा ए बाय ए हमें दिया है 4%। ये समझ लो बात को, कोई परसेंटेज चेंज दिया है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कोई परसेंटेज चेंज दिया है मतलब उसको मैथमेटिकली लिखेंगे चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। वो कितना दिया है, 4%, ठीक है। वहाँ से हमें रेडियस कितनी चेंज हो रही है वो निकालनी है। सीधा सीधा नहीं लिख सकते रेडियस भी 4% चेंज हो रही है, ऐसा नहीं लिख सकते। यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन में हमने एक रेशो देखा था, वहाँ पे हम एक एरर निकाल देते, या नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ समझ लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर ऐसा मान लेते, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। कोई भी एरिया ले लो, उसके अंदर उसका मीटर स्क्वायर ही यूनिट आने वाला है ना, मतलब लेंथ स्क्वायर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, ठीक है, या आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया और रेडियस का रिलेशन मुझे चाहिए। पाई तो कांस्टेंट है, पाई और इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। सो एरिया यहाँ से किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया चेंज हो जाता है तो आर रेडियस कितने अमाउंट से चेंज होगा ये हमें निकालना है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है यहाँ पे, अगर एरिया चेंज हो जाता है, अगर एरिया चेंज होता है तो वो दिखाएंगे कैसे। अगर एरिया चेंज होता है तो रेडियस कितनी चेंज होगी वो निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं तुम लोगों को अभी याद आ जाएगा। वो ए चेंज हो रहा है तो हम इसको लिख दो डेल्टा ए, सीधा सीधा डेल्टा ए लिख दो कि एरिया चेंज होने से, ठीक है। अभी आर स्क्वायर है, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आज सुबह ही हमने पढ़ा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x। अगर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2r आएगा, ठीक है। इस 2r के आगे चेंज निकाल रहे हैं ना हम, भाई कुछ मैथमेटिकली करना पड़ेगा तो मैथमेटिक्स का ही टूल यूज़ करना पड़ेगा ना। मॉर्निंग में हमने देखा कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, किसी का चेंज निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका आर स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका चेंज कैसे निकालोगे, तो हमने कहा डिफ्रेंशिएट करो इसे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तुमने फिर कहा फिर ए को डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया, ए को डिफ्रेंशिएट किया, उसका डिफ्रेंशिएशन आया 1 और उसके आगे मैंने डेल्टा ए लिखा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे देता हूँ मैं। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमने अभी देखा 2r आता है, 2r इंटू लिखना है डेल्टा आर, 2r इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम डेल्टा आर लिखेंगे, ठीक है। इसको मान लो ये है 1 और ये है 2, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, इस स्टेप को, पूरी स्टेप को हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर, इतना करने की ज़रूरत नहीं, पहली बार बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लग सकता है कि इतनी बड़ी स्टेप हमें कैसे पता होगी। ये बिल्कुल ही आसान चीज़ है। डेल्टा ए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है। इक्वेशन तो बना लो पहले, एक कांस्टेंट के डाल देते हैं, ऐसे हम इक्वेट नहीं कर सकते प्रोपोर्शनलिटी साइन को, लेकिन तुम्हें बताने के लिए मैं अभी यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही, और ये जो इक्वेशन है ये डेल्टा ए इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r इंटू डेल्टा आर ऐसे आएगा। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इनको हटा देते हैं कि ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। पाई को मैंने रख दिया अंदर। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ इसको, डेल्टा ए मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 करना चाहता हूँ मैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, डेल्टा ए के सामने क्या है 2r, पाई भी है 2r भी है और डेल्टा आर भी है, और डिवाइडेड बाय ए के सामने क्या है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो कॉमन है वो कट कर लो, पाई पाई कट कर लेते हैं। इसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, इतनी स्टेप हमेशा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। पाई पाई कट हो गया,
आर और आर स्क्वायर का एक कट हो गया, तो मुझे एक रेशो मिल गया और यही हमें चाहिए था कि भाई डेल्टा ए अपॉन ए मुझे मिल गया 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, ये रेशो हमें मिल गया। ठीक है, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। तो ये थोड़े दिमाग से थोड़ा साइड में रख दो और यहाँ पे फोकस करो। डेल्टा ए अपॉन ए हमें पता है ना, हमें इसकी तलाश थी ना दोस्तों, डेल्टा आर अपॉन आर कितना ले। तो हमें रिलेशन मिल गया ना कि अगर एरिया चेंज होता है तो रेडियस कितनी चेंज होगी, उसका रेशो हमें मिल गया। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए कितना गिवन है दोस्तों, डेल्टा ए अपॉन ए हमें गिवन है 4%, 4% गिवन है। ठीक है, 4% से क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें डेल्टा आर अपॉन आर निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, परसेंटेज में थोड़ी ना पुट करेंगे, हम उसको 4 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो हमें ये मिल गया यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, तो ये 2 गया और यहाँ पे 2 बचा, ये 2 गया और यहाँ पे ये 2 बचा। तो ये मुझे कितना मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर। इसका मतलब रेडियस कितनी चेंज हो रही है, डेल्टा आर अपॉन आर कितना है, 2% चेंज हो रहा है। एरिया अगर 4% घटेगा, एरिया अगर 4% घटेगा तो रेडियस कितना परसेंट घट रही है, 2% घट रही है। ठीक है, क्यों कर रहे थे सर ये आप पूरा इतना, मुझे डेल्टा आर बाय आर चाहिए था। कितना मिला मुझे, वो डेल्टा आर बाय आर कितना मिला मुझे, 2% मिला। तो अगर रेडियस 2% का, डेल्टा आर बाय आर का मतलब क्या है कि रेडियस डेल्टा आर बाय आर, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, इसको हम चेंज इन रेडियस भी बोल सकते हैं ना, या स्ट्रेन भी कह सकते हैं उसे, राइट। तो डेल्टा आर बाय आर हमें कितना मिला, 2%। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 0.5, और हमें ये पूछा था डेल्टा एल बाय एल, दैट इज़ परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ। हम निकाल सकते हैं हम अभी, तो एक बार निकाल लेते हैं, फिर से इसके ऊपर से थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो ये 1 था, ये यहाँ पे 2, और थर्ड स्टेप में यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ चाहिए थी, वो मुझे मिल गई, और ये हमारा फॉर्मूला था, इसे भी मैंने बॉक्स कर लिया, और मैं इसको उठा के नेक्स्ट पेज पे डाल देता हूँ यहाँ पे। और मुझे पॉइजन्स रेशो की वैल्यू भी पता है कितनी है भाई, 0.5। डेल्टा आर बाय आर कितना है, 2%। ठीक है, सो 2/100 लिख देते हैं, फिर बाद में उसको परसेंटेज में ही तो ही लिखना है हमें। और नीचे क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, और हमें डेल्टा एल अपॉन एल का ही तो आंसर चाहिए। सो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 को मैं क्या 1/2 लिख सकता हूँ क्या, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, हाँ। सो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू 4/100। इसका मतलब है लेंथ जो इंक्रीज हो रही है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है, 4%। सो इंक्रीज इन द लेंथ इज हाउ मच, 4%। इसको फिर से एक बार देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पॉइजन्स रेशो इस मटेरियल का 0.5 था। जब हम इसको फोर्स लगा रहे थे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4% घट रहा था, और हमें पूछा था कि इसका लेंथ है वो कितना परसेंट बढ़ेगा। मतलब कॉमर्स एंड साइंस में क्या है रे वो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 4% घट रहा था, और हमें पूछा था लेंथ कितना परसेंट बढ़ेगी। तो हमने पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला लिया, यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन को लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिखा हमने डेल्टा एल बाय एल, ये तो गिवन था। एरिया की इंफॉर्मेशन से हमने डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू कैसे निकाली, और हमें डेल्टा एल बाय एल का आंसर कैसे मिला। 4% क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, इसका मतलब डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू 4%, हम ऐसा लिखते हैं। यहाँ से मैंने कहा कि एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है, एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है और एरिया 4% से घट रहा है, तो रेडियस कितने परसेंट से घटेगी वो हमें निकालना है। तो हमने कहा अगर एरिया चेंज होगा तो रेडियस कितनी चेंज होगी, ये हमें निकालना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। हमने कहा कि ये अभी छोड़ दो, प्रोपोर्शनल छोड़ दो, एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो अगर हमें चेंज निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट स्टेप, एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है और एरिया चेंज हो रहा है, मतलब इसको मैथमेटिकली हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए को डिफ्रेंशिएट किया तो हमने लिखा एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1।
सिंपली 1 लिखने से काम नहीं होगा, डेल्टा ए लिखना पड़ेगा, तो 1 इंटू डेल्टा ए हमने लिखा। पाई तो कांस्टेंट है, पाई को एज इट इज़ लिखा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने लिखा 2r। सिंपली 2r नहीं लिखना, उसके आगे हम क्या लिखेंगे डेल्टा r लिखेंगे, ठीक है। फिर ये 2 डिवाइडेड बाय 1 हमने किया, 2 डिवाइडेड बाय 1 हमने किया, सो डेल्टा a बाय a इज इक्वल्स टू ये टर्म हमें मिली दिस डिवाइडेड बाय दिस, पाई पाई कैंसिल हो गया और हमें मिला 2 इंटू डेल्टा r बाय r। जब कभी नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा दिखेगा ए एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो तुम्हें कोई पूछ लेगा चेंज इन एरिया और रेडियस का रिलेशन क्या है, सिंपली तुम लोग क्या करना, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, सो 2 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई ये आर ऐसे लिख देना वहाँ पे सिर्फ, ठीक है। बस इसको डिफरेंशिएट करना होता है, उतना याद रखो। तो ये हो जाएगा 2r इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई ये r, और ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, ये इक्वल टू ये आर वैसे भी कट हो जाएगा, सो 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ये रिलेशन मिलेगा। इसका और एक एग्जांपल मैं लूँगा ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी मिले। पहले इस क्वेश्चन को ख़त्म करें। डेल्टा ए बाई ए हमें 4% था, तो वो लिख दिया हमने 4%, मतलब 4/100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर अपॉन आर मुझे मिला 2/100, या उसे 2% भी कह सकते हैं। तो एरिया 4% घटेगा तो रेडियस 2% घटती है। हमें लेंथ कितनी इंक्रीज डिक्रीज हो रही वो तलाश करना था, इसकी वैल्यू गिवन थी, उसको लिख दिया हमने 0.5, डेल्टा आर बाय आर को लिख दिया हमने 2/100, और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हमें निकालनी थी। सो डेल्टा एल बाय एल उधर चला गया, 0.5 नीचे आ गया, 0.5 को अगर तुम 1/2 पुट करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/100 बन जाएगा। 4/100 मतलब 4%, 4/100 मतलब कितना 4%, तो 4% इसकी लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ टू गेट मोर क्लैरिटी वी विल हैव वन मोर क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क के लिए मैंने डाला है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है द पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल इज 0.25 इफ इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 1%, देन इट्स परसेंटेज चेंज इन इट वॉल्यूम इज, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है अगर इसका शेप सिलेंड्रिकल है, तो जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं हिंट दे के जा रहा हूँ कि वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एल, तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज डेल्टा वी बाई वी कैसे निकालोगे, तो मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बोला था कि इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट ऐसा करना है कि आर को अपना अपना डिफरेंशिएट करो, एल को अपना अपना डिफरेंशिएट करो, इकट्ठा लिखो। मतलब पाई को तो लिख दो एज इट इज़, पाई तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में आया है। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r इंटू डेल्टा आर लिखो क्योंकि उसका चेंज लिख रहे हैं हम। एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और उसका आगे लिख दो डेल्टा एल, तो वो हो गया 1 इंटू डेल्टा एल, और डिवाइडेड बाय वी है, वी क्या था पाई आर स्क्वायर एल, एज इट इज़ लिख दिया। पाई पाई कट हो गया, यहाँ से पाई पाई कट हो गया, आर स्क्वायर का एक आर और एक आर कट हो गया, और यहाँ पे मैंने 2 को यहाँ लिख दिया, डेल्टा आर बाय आर को यहाँ लिख दिया, और डेल्टा एल बाय एल यहाँ लिख दिया। और तुम्हारे पास पॉइजन्स रेशो का भी फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है भाई पॉइजन्स रेशो का, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, और डेल्टा वी बाई वी का आंसर क्या आता है वो चेक करो, और क्वेश्चन और भी आसान कर दिया तुम लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जय हिंद।